बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मार्च 2022 का अटैम्प्ट अब हम सॉल्व करने लगे हैं और इस अटैम्प्ट को हम सॉल्व करेंगे अपने टैक्स ईयर 2023 के हिसाब से, टैक्स ईयर 2023। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर बात करेंगे ना। जो आपको स्प्रिंग वाली अटैम्प्ट होगी ना, मार्च वाली अटैम्प्ट, उसमें यूजुअली आपको ये एक सेंटेंस स्टार्ट में ही देखने को मिल जाता है। और वो सेंटेंस क्या होता है कि एज्यूम दैट डेट टुडे इज़ 31 अगस्त 2022। यानी ये पेपर कहीं हो रहा है मार्च 2022 में और एग्जम्पशन आपको ये दे रहे हैं कि आप अगस्त में बैठे हैं। ये एग्जम्पशन इसलिए होता है क्योंकि ये टैक्स ईयर 2022 के ऊपर सवाल बना हुआ है और टैक्स ईयर 2022 जून 2022 30 जून 2022 को ख़त्म हो रहा है। तो अभी ईयर एंड डेट तो आई नहीं जब आप पेपर दे रहे हो, तो इसलिए ये एजम्पशन लेने को कहा जाता है आपको। जो सवाल में टैक्स पेयर है दैट इज़ एन इंडिविजुअल, नाम है उसका मिस्टर बासित और ही इज़ अ सीनियर मैनेजर एट मास्टर लिमिटेड। इसने रिज़ाइन कर दिया 31 जनवरी 2022 को। लेकिन साथ ही में ये भी बताया हुआ है कि ये 3 साल 3.5 ईयर्स की सर्विस इसने कंप्लीट की है। इसका मतलब ये कि मेरा टैक्स ईयर जब शुरू हुआ था तब ये यहीं पे जॉब कर रहा था, 31 जनवरी को इसने रिज़ाइन कर दिया। मींस के 7 मंथ्स के लिए ये इस एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहा था। साथ ही सवाल में नीचे एक और एम्प्लॉयमेंट की भी इंफॉर्मेशन है जो कि 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रही है और ये एम्प्लॉयमेंट इसकी अब्रॉड है। और वो फिर हम देख लेंगे कि उस एम्प्लॉयमेंट से मुतालिक हमें क्या कुछ करना है सवाल में। सवाल की रिक्वायरमेंट अगर आप देखें तो ये 19 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड यू हैव गॉट 34 मिनट्स टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। जो सवाल आपसे रिक्वायर कर रहा है पार्ट ए के अंदर 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो कि 16 मार्क्स का है। सो आपको टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और नेट टैक्स पेएबल रिफंडेबल ये फाइंड आउट करना है। पार्ट बी में वो आपसे पूछा है कि सवाल में कहीं पे कुछ सैलरी एरियर्स का जिक्र है, तो वो जो सैलरी एरियर्स हैं उसके लिए 7 लाख रुपए के, उसके लिए क्या ऑप्शन उसको ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसकी टैक्सेशन के लिए। सो विल टॉक अबाउट दैट। लेकिन इसमें रिवाइज्ड कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ एक नंबर है इसका। तो मतलब ये कि सिर्फ डिस्क्राइब कर दो कि क्या ऑप्शन अवेलेबल है। सी पार्ट इज़ अबाउट सम स्टेटमेंट्स जो उसको फाइल करनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज फॉरेन सोर्स इनकम। ओके जी, एक वर्किंग बना लेते हैं सबसे पहले तो सैलरी की, क्योंकि ऑब्वियस है कि सैलरी से रिलेवेंट ये क्वेश्चन है। सैलरी का हेड ऑफ इनकम इसमें एड्रेस हो रहा है। सो आई विल मेक 3 कॉलम्स, ग्रॉस, एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल। और सवाल को अब ज़रा हम पढ़ना शुरू कर देते हैं कि सवाल में इंफॉर्मेशन क्या क्या है। सो पहली इंफॉर्मेशन इज़ अबाउट सैलरी ऑफ 6,10,000 पर मंथ। और चूंकि हमने अभी डिस्कस किया कि 7 मंथ्स के लिए यहाँ पे जॉब कर रहा था और जो सैलरी है उसमें कोई एग्जामेशन तो होती नहीं, ये सारा टैक्सेबल है। इसलिए 6,10,000 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक इसको टैक्सेबल सैलरी के तौर पे आप मेंशन कर लेंगे। जो सेकंड अमाउंट है दैट इज़ अबाउट अलाउंस ऑफ 60,000 पर मंथ फॉर सर्विसेज ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, आउट ऑफ विच ही पेड 36,000 पर मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज सर्विसेज। 60,000 पर मंथ का उसको एक अलाउंस मिल रहा है। अलाउंसेस के बारे में रूल ऑफ थंब याद रखिएगा कि अलाउंसेस, ऑल अलाउंसेस आर टैक्सेबल। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है एंड दैट इज़ ऑफ मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस जो है वो 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक एग्जेम्प्ट होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई अलाउंस ऐसा मिलता है जो ऑफिस के एक्सपेंस मीट करने के लिए हो तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन ये अलाउंस जो है अगर मंथली सैलरी में मिल रहा है तो भी फिर वो टैक्सेबल हो जाता है। और ये जो ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए दो ऐसे अलाउंस हैं, एक एंटरटेनमेंट अलाउंस और दूसरा कन्वेंस अलाउंस। ये अलाउंसेस टैक्सेबल होते हैं। ठीक है जी। सो ये एग्जामेशन का रूल है। सो ये जो आपको अलाउंस मिल रहा है 60,000 पर मंथ का, ये आ, सारे का सारा टैक्सेबल होगा। और उस 36,000 का आप क्या करेंगे, जो 36,000 इसने एक्सपेंस किया है। सो ये तो इसका पर्सनल एक्सपेंस है और सैलरी के हेड ऑफ इनकम में 36,000 उसने सर्वेंट को 36,000 दिए हों या 40,000 या 65,000, इसका हमारी सैलरी की टैक्सेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। सो 60,000 पर मंथ जो अलाउंस मिला है ये सारे का सारा टैक्सेबल होगा। इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करें और you get the taxable figure. Next allowance is 5% of salary solely expended in performance of his duties of employment. Again वही allowances का आप रूल फॉलो करेंगे कि allowances के केस में
क्योंकि ये मंथली सैलरी में उसको मिल रहा है, तो इसलिए इसमें कोई एग्जामेशन नहीं होगी, ये सारे का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। 5% अलाउंस में कोई एग्जामेशन नहीं है। बेशक ये ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए मिला है, लेकिन चूंकि मंथली सैलरी में मिल रहा है तो इसलिए इसमें कोई एग्जामेशन नहीं होगी। अच्छा जी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कुछ सवाल में दी गई है, और पहला इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट अ कार ऑन 1 जुलाई 2021, यानी कि जब आपका ये टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा था। He leased a car having fair market value of 4.8 million at monthly rental of 1,20,000. He pays lease rental from his own sources but has used his vehicle for both official and personal purposes. ना इससे अब आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक तो ये लीज्ड व्हीकल उसको एम्प्लॉयर ने नहीं दिया, यहाँ पे ये क्लियर कर लें, इसलिए वैल्यूएशन ऑफ कन्वेंस वाला कोई कानून यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि उसने पर्सनली खुद से लिया है, एक व्हीकल लीज पे कराया है, तो ना लीज रेंटल एक्सपेंस आउट हो सकता है यहाँ पे। और चाहे वो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ करे चाहे पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ करे, इस इंफॉर्मेशन की कोई रेलेवेंस नहीं है सैलरी की टैक्सेशन से। सो लीज कार उसकी पर्सनल ट्रांजैक्शन है, इसका टैक्सेशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, पॉइंट नंबर सेकंड, दैट इज़ अबाउट एम्प्लॉय शेयर स्कीम। सो एम्प्लॉय शेयर स्कीम में उसको 13,000 शेयर मिले हैं, और अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ 30 पर शेयर, और अकॉर्डिंग टू द स्कीम ही वाज नॉट अलाउड टू सेल और ट्रांसफ़र द शेयर्स अप टू 31 दिसंबर 2021। सो 31 दिसंबर 2021, इस जिस वक्त आप ये एग्ज़ाम मार्च, ज़ाहिर सी बात है जो टैक्स ईयर इस सवाल में दिया गया है उस हिसाब से तो ये आपके टैक्स ईयर में ही फॉल करता है। On 31 May 2022, he sold the shares of 5,000. He sold 5,000 shares of ML at fair market value of एट फेयर मार्केट वैल्यू, और मैं फेयर मार्केट वैल्यू डिफरेंट डेट्स के ऊपर सवाल में बताई गई है। सो मैं जल्दी से ज़रा एक मरतबा जो एम्प्लॉई शेयर स्कीम है उसकी टैक्सेशन आपको बता देता हूँ कि वो किस तरह से होती है। सो वो इस तरह से होगी, यू गो टू द डेफिनेशन और एम्प्लॉय शेयर स्कीम। सो उसकी टैक्सेशन इस तरह से है कि आपको जब शेयर मिल जाते हैं, लेकिन उन पे रिस्ट्रिक्शन हो ऑन ट्रांसफ़र, तो फिर कुछ भी टैक्सेबल इनकम में नहीं जाता। और जिस वक्त वो रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाए ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, या ये शेयर्स मिले ही बगैर रिस्ट्रिक्शन के हों, तो जिस दिन वो रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो या जिस दिन वो शेयर मिले हों, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू में से आप माइनस कर देते हैं जो भी आपने कंसिड्रेशन पे की हो टू एक्वायर द शेयर्स और ऑप्शंस। ठीक है। सो एक काम तो हमें ये करना होगा कि जब रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हुई उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू में से माइनस कर देते हैं जितनी भी कॉस्ट शेयर्स की आई है। सो एक काम तो ये कर लेते हैं। सो हम वापस जाते हैं अपने सवाल पे, और यहाँ पे देखें ज़रा। सो आपके पास फेयर मार्केट वैल्यू 31 दिसंबर की दी गई है 90 पर शेयर, और शेयर ख़रीदा था आपने 30 रुपए का, 13,000 शेयर्स हैं। तो क्या करोगे आप सिंपली ये करोगे कि 90 माइनस 30, यानी फेयर मार्केट वैल्यू में से कॉस्ट निकालें, 13,000 शेयर्स हैं तो इसको सैलरी इनकम में शामिल कर दें। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है सवाल में वो ये दी हुई है कि आपने ये शेयर बेचे भी हैं। तो 31 मई 2022 को आपने 5,000 शेयर बेच दिए। तो जब शेयर बेचे जाते हैं तो फिर क्या करना होता है? सो उसके लिए दोबारा एक दफ़ा नोट्स पे चले जाएं, और जब शेयर्स को सेल किया जाता है तो फिर ये होता है कि आप जो भी डिस्पोजल वैल्यू है उसमें से दो चीज़ें माइनस करें। एक माइनस करें आप कंसिडरेशन पेड टू एक्वायर द शेयर्स, यानी कि जो अभी हमने कहा कि 30 रुपए से हमने शेयर ख़रीदा, और अमाउंट प्रीवियसली इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम। और अगर पहले कोई टैक्सेबल इनकम में अमाउंट जा चुकी है, जैसे कि अब 90 माइनस 30 करके हम 60 रुपए हर पर शेयर जो है वो इनकम में ले जा चुके हैं। सो डिस्पोजल वैल्यू में से ये दो चीज़ें आप माइनस करेंगे। एक कंसिडरेशन पेड टू एक्वायर शेयर ऑप्शन, जो कि 30 रुपए का आपने शेयर ख़रीदा है, और प्रीवियसली टैक्सेबल इनकम में जो अमाउंट जा चुकी है वो 60 रुपए पर शेयर है। इसका जो हेड ऑफ़ इनकम होगा वो कैपिटल गेंस होगा। ठीक है जी। सो अब हम ज़रा वापस आ जाते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ, एंड विल मूव फॉरवर्ड कि अब अगला काम मुझे क्या करना है। मुझे कैपिटल गेंस की वर्किंग बनानी है, और कैपिटल गेंस की वर्किंग में आई से कि जी कंसिडरेशन है जो कि 80 पर शेयर है। यहाँ पे देखें आपको सवाल में
दी गई है 80 पर शेयर। सो दिस इज़ 31 मई 2022 को आपने शेयर बेचा, सो दिस इज़ 80 पर शेयर। So what I'll do is I'll make a working for capital gains. I'll work out the consideration which is 80 per share, चूँकि 5,000 शेयर में बेच रहा हूँ। That's why I'll multiply it with 5,000। फिर इसके बाद कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है, 30 रुपये का शेयर है, 5,000 से मल्टीप्लाई कर दें। एंड लास्ट वन इज़ कि आपने 5,000 शेयर्स की वजह से, जैसे हमने यहाँ पे कहा ना कि 60 पर शेयर आप ऑलरेडी इनकम में ले जा चुके हैं इनटू 13,000। सो ये ऑलरेडी इनकम में जा चुका है। तो अब जो इनकम में जा चुका है ऑलरेडी टैक्स अमाउंट, उसको वर्कआउट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप 5,000 शेयर्स की भी यहाँ बात हो रही है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 60 से, सो इट विल गिव यू द सेम आंसर। दूसरा ये है कि ये 7,80,000 कितने शेयर्स, दिस इज़ मेथड नंबर 1। सेकंड मेथड वुड बी कि ये 7,80,000 कितने शेयर्स की वजह से गया था, 13,000 की वजह से। आई डिवाइडेड बाय 13,000 और मल्टीप्लाइड बाय 5,000, सो आई गेट द सेम आंसर ऑफ 300,000। ठीक है जी। सो दैट्स हाउ वील डील विद दिस एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन। सो यहाँ पे हमारे पास लॉस आ गया है, कैपिटल लॉस, और दिस लॉस इज़ 50,000। अभी हम अगर लॉसेस के चैप्टर में चले जाएं और साथ ही ये मुद्दा भी रिजॉल्व कर लेते हैं कि क्या अभी इस लॉस को कहीं पे एडजस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सो अगर मेरे पास शेयर से लॉस आ जाए, सो आई जस्ट गो टू द लॉसेस एरिया, सेट ऑफ लॉसेस, और यहाँ पे देखें अगर आपके पास कैपिटल गेंस में लॉस है तो वो सिर्फ कैपिटल गेंस के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो सकता है। अगर वो लॉस है कैपिटल गेंस का तो इट कैन ओनली बी एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल गेंस। सो ये टिक मार्क शोज़ कि कहाँ कहाँ पे लॉस एडजस्ट हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपका ये लॉस कहीं भी एडजस्ट नहीं होगा। हाँ, अगर कोई कैपिटल गेन और आ गया सवाल में तो उसके अगेंस्ट कर लेंगे इसको सेट ऑफ। सो विल जस्ट कैरी फॉरवर्ड इट। अच्छा जी, एम्प्लॉय शेयर स्कीम से आगे जो अगला इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ ही रिसीव फॉलोइंग पेमेंट फ्रॉम एमएल एज फाइनल सेटलमेंट। सो ये अपने फर्स्ट एम्प्लॉयर से कुछ पैसे ले रहा है। एक है लीव इनकैशमेंट, उसके बाद ग्रेचुइटी स्कीम अप्रूव बाय द बोर्ड यानी कि एफबीआर से अप्रूव्ड है, और 7 लाख रुपए सैलरी के एरियर्स हैं। ये वो एरियर्स हैं जिनके बारे में रिक्वायरमेंट में कहा गया था कि इसकी ऑप्शन बता देंगे उसके पास और क्या ऑप्शन है। सो हम एक एक करके ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट के लिए दोबारा से ज़रा नोट्स पे चले जाएं और हम सैलरी के चैप्टर में जाते हैं। विल टॉक अबाउट के व्हाट वील डू विद लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट सिर्फ और सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस या सरकारी मुलाजिम की जो एलपीआर की इनकैशमेंट है, लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट, वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। बाकी सारी लीव इनकैशमेंट्स टैक्सेबल हैं। तो नतीजा क्या निकला इसका, इसका नतीजा ये निकला कि हमारे पास जो सवाल के अंदर लीव इनकैशमेंट दी गई है 3,20,000, दिस लीव इनकैशमेंट विल बी फुली टैक्सेबल। सो मैं इसको अपनी वर्किंग में, सैलरी की वर्किंग में मेंशन कर लेता हूँ। 3,20,000 इज़ फुली टैक्सेबल। सेकेंड अमाउंट इज़ ग्रेचुइटी स्कीम अप्रूव्ड बाय द बोर्ड यानी कि एफबीआर से अप्रूव्ड है। तो अब ज़रा देख लेते हैं हम अपने नोट्स में कि अगर ग्रेचुइटी स्कीम एफबीआर से अप्रूव्ड हो तो फिर क्या करना होता है। सो आई गो टू द सैलरी चैप्टर और ग्रेचुइटी एंड कम्यूटेशन। इफ़ ग्रेचुइटी इज़ अप्रूव्ड बाय एफबीआर तो फिर 3 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होती है अमाउंट। सो लेट्स गो बैक टू आवर सोल्यूशन। सो 3 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होगा और बाकी टैक्सेबल होगा। सो 22 लाख रुपए में से हम 3 लाख रुपए एग्जाम्प्ट कर देते हैं और बाकी को टैक्सेबल कर लेते हैं। लास्ट अमाउंट इज़ सैलरी एरियर्स जो कि 7 लाख रुपए के हैं। सो ये सैलरी एरियर्स का क्या करना है, ये पिछले साल से रिलेट करते हैं। सैलरी एरियर्स रिलेट टू टैक्स ईयर 2021। ओके, सो आई विल गो बैक टू माय नोट्स और यहाँ पे आप अगेन सैलरी के चैप्टर में ही जाएं और बेसिस ऑफ टैक्सेशन को एक दफ़ा रिवाइज कर लें कि अगर एरियाज ऑफ सैलरी रिसीव्ड इन अ टैक्स ईयर कॉज हायर टैक्सेशन दैन टैक्स पेयर बाय नोटिस इन राइटिंग टू द कमिश्नर टैक्स सैलरी ऑन अक्रूवल बेसिस। सो ये ऑप्शन मौजूद है उसके पास, लेकिन वो ये ऑप्शन यहाँ पे हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे क्योंकि उसने आपसे ये कंप्यूटेशन नहीं मांगी, सिर्फ पूछा हुआ एग्जामिनर ने कि क्या करोगे। सो ये ऑप्शन अवेलेबल है, ये आपने थेरेटिकली अपने आंसर में मेंशन कर देना है।
ओके, लेट्स गेट बैक टू आवर सोल्यूशन। और हम क्या करेंगे, 7 लाख रुपए का जो एरियर है, जैसे कि रिक्वायरमेंट में भी उसने इसके बारे में पूछा हुआ है, हम यहाँ पे पूरा लिख देंगे, लेकिन साथ में ये भी बता देना है आपने एज पार्ट बी का अलहदा से आपने आंसर मेंशन कर देना है। और आपने बताना है जी कि इसमें आप चाहें तो अक्रूवल बेसिस पे इस 7 लाख रुपए को टैक्स कर लें। ओके, विदहोल्डिंग टैक्स का एक अमाउंट दिया हुआ है। विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्टेड बाय एमएल फ्रॉम बासित सैलरी इज़ 14 लाख। सो विदहोल्डिंग टैक्स की जो प्लेसमेंट है हमारे सॉल्यूशन में, वो जब हम इनकम की कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी, टैक्स वर्कआउट हो जाएगा, तो फिर ये विदहोल्डिंग टैक्स 14 लाख रुपए हम माइनस कर लेंगे। सो यू जस्ट नोट इट डाउन समवेयर। हम इसको बाद में जब अपना सोल्यूशन फाइनल कर लेंगे तो फिर हम लिख लेंगे। अदर इन्फॉर्मेशन भी है जी सवाल में, और वो क्या है कि ऑन 31 जनवरी 2022, यानी मेरे टैक्स ईयर में ही फॉल करती है अमाउंट सवाल के टैक्स ईयर के हिसाब से। वैसे तो हम टैक्स ईयर 2023 के लॉ पे से सॉल्व कर रहे हैं। ही रिसीव्ड गोल्ड वर्थ 2 लाख एज गिफ्ट फ्रॉम हिज ओल्ड फ्रेंड। एक दोस्त है बहुत ही मेहरबान, 2 लाख रुपए का सोना इसको दे दिया। सो गिफ्ट के बारे में टैक्स लॉ क्या कहता है जी? टैक्स लॉ ये कहता है कि आप, सॉरी मैं बिजनेस इनकम में आ गया हूँ। आई हैव टू गो टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो व्हाट इज़ इट? ये इनकम में क्या क्या शामिल है? सो टैक्स लॉ ये कहता है कि अमाउंट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, व्हाट इज़ इट, इनकम, अच्छा जी, अमाउंट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें अमाउंट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी रिसीव विदाउट कंसिडरेशन एक्सेप्ट गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव। सो अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी मिली विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि वो फिर गिफ्ट ही हो गया। तो अगर कोई गिफ्ट मिला है आपको, तो फिर वो किस हेड ऑफ इनकम में टैक्स होता है जी? टैक्स लॉ की नज़र में वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होता है। सो यही हम जानना चाहते थे, तो हम वापस आ जाते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। और अब देख लेते हैं कि फिर ये जो 2 लाख रुपए का गोल्ड है, इसको क्या करना चाहिए। इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाना चाहिए। सो विल मेक अनदर वर्किंग, कॉल इट वर्किंग 3। और जस्ट मेंशन के गोल्ड है 2 लाख रुपए का फ्रॉम हिज फ्रेंड। एग्जाम्प्ट इसमें कुछ नहीं है। अगर रिलेटिव से होता तो फिर हम उसको ना करते, इनकम में शामिल ना करते। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज़ ही हैज़ परचेज्ड म्यूचुअल फंड यूनिट्स। इसमें अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, अब हमारे इस टैक्स ईयर 2023 के लिए इसकी कोई हैसियत नहीं है। म्यूचुअल फंड के यूनिट्स जो हैं वो जो डेफिनेशन है शेयर की, उसमें शामिल है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड का यूनिट शेयर की डेफिनेशन में शामिल है, तो मतलब ये कि आपने कुछ शेयर ख़रीदे हैं। और जिस टैक्स ईयर का ये सवाल है, उसमें अगर आप शेयर ख़रीदते थे तो उसका आपको टैक्स क्रेडिट मिलता था। टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड इंश्योरेंस। तो अभी टैक्स लॉ चेंज हो गया है और वो टैक्स क्रेडिट अब नहीं है। तो इसलिए अभी इस टैक्स लॉ के हिसाब से तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे किसी काम की नहीं है, इसका अब टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अदर इन्फॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 3 में वो आपको बता रहा है जी कि आपने एक और नौकरी कर ली यूके में जाके। ओएल एम्प्लॉयर का नाम है, और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 3200 मंथली सैलरी आपको मिल रही है। और आप बाहर ही रहे, ही रिमेंड अब्रॉड टिल एंड ऑफ टैक्स ईयर 2022, नो विद होल्डिंग टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम हिज सैलरी। और नीचे एवरेज एक्सचेंज रेट ये भी बताया हुआ है कि 250 रुपये का 1 पाउंड है। तो अब 1 अप्रैल से आगे अगर आप काउंट करें तो ये अप्रैल मई जून 3 महीने बनते हैं। और साथ में हमें नोट्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रिकॉल करनी है। तो हम ज़रा नोट्स पे चले जाते हैं। और सैलरी के चैप्टर में ही हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जोग्राफिकल रेजिडेंशियल स्टेटस रिसेंटली चेंज, एंड इट सेज कि इफ़ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान लीव्स पाकिस्तान एंड स्टेज अब्रॉड एंड रिमेन्स अब्रॉड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, तो फिर सैलरी आउटसाइड पाकिस्तान शैल बी एग्जेम्प्ट। सो ये सेक्शन 51 सब सेक्शन 2 की प्रोविजन है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली फिट होती है सिचुएशन पे। तो इसकी ये जो सैलरी होगी, क्योंकि ही लेफ्ट पाकिस्तान एंड रिमेन्ड अब्रॉड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, तो इसलिए ये इसकी सैलरी एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी। तो इसकी वर्किंग कैसे बनेगी? सैलरी फ्रॉम ओएल 3200 पर मंथ है, 3 महीने तनख्वाह है, और 250 रुपये कन्वर्जन रेट है। तो 2.4 मिलियन इज़ द अमाउंट जो कि इसने पाकिस्तानी
उस हिसाब से ली है, लेकिन ये सारी एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी और टैक्सेबल इनकम में हम कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ वाइल रिजाइडिंग इन यूके। तो इसने कुछ और काम भी किए हैं। अदर इन्फॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 4 क्या बता रहा है हमें? वाइल रिजाइडिंग इन यूके, बासित सर्व्ड एज विजिटिंग फैकल्टी मेंबर एट अ यूनिवर्सिटी। ही अर्नड 1500 पाउंड्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड इनकर्ड एन एक्सपेंडिचर ऑफ 500 फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। विदहोल्डिंग टैक्स भी लिया गया है 225 पाउंड का। ना ये सारी की सारी फॉरेन सोर्स इनकम है और इसके ऊपर कुछ टैक्स विदहोल्ड किया गया है। तो इसका मतलब ये जो टैक्स विदहोल्ड हुआ, अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा इसकी सर्जरी करूँ तो एक मेरे पास फ़ॉरेन टैक्स क्रेडिट बनता है, जो कि मैंने फ़ॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर पाकिस्तान से बाहर टैक्स पे किया है उसका फ़ॉरेन टैक्स क्रेडिट मुझे मिलेगा। दूसरा, मेरा हेड ऑफ़ इनकम कौन सा होगा? मेरा हेड ऑफ़ इनकम होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि ये इसकी आई मीन किसी और हेड ऑफ़ इनकम में ये फिट नहीं होती इनकम इसकी। सो हम सबसे पहले तो इसकी विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे अर्निंग्स देख लेते हैं। तो सवाल में क्लियरली इसने आपको बताया हुआ है कि 1500 पाउंड्स आपको मिल रहे हैं और 500 पाउंड का आपका ख़र्चा भी हुआ है। ठीक है जी। सो 1500 इंटू 250 कन्वर्जन रेट है पाउंड का। इसी तरह 500 का ख़र्चा है, 250 कन्वर्जन रेट है। सो वी गेट अ नेट अमाउंट ऑफ 2,50,000। ये आपकी फ़ॉरेन सोर्स इनकम है। ना साथ ही आप एक टैक्स क्रेडिट की वर्किंग बना लें और उसमें मेंशन कर लें कि मुझे कुछ फ़ॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा जो मैंने फ़ॉरेन टैक्सेस पे किए हैं। ना जो फ़ॉरेन टैक्सेस पे जो फ़ॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलता है उसकी वर्किंग कैसे बनती है वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, ताकि कैलकुलेशन जब हम बनाएं तो हमें क्लैरिटी हो। सो टैक्स क्रेडिट्स पे चले जाते हैं। टैक्स क्रेडिट्स में फ़ॉरेन टैक्स क्रेडिट। सो हमें करना ये होता है कि हमें फ़ॉरेन टैक्स पेड, जो कि हमें स्ट्रेट वे गिवन होता है, सवाल में अभी भी गिवन है, तो वो उसको कंपेयर करना होता है आपकी फ़ॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर जो पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से टैक्स बनता है। ये जो पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से टैक्स है, ये कैसे आप बनाते हैं? जो भी फ़ॉरेन सोर्स इनकम हो नेट, यानी एक्सपेंस माइनस करके, उसको मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज रेट ऑफ पाकिस्तान इनकम टैक्स से। ये एवरेज रेट निकालने के लिए आपको पहले टैक्स इम्पोज और टैक्सेबल इनकम मालूम होने चाहिए। सो अभी हमें ये मालूम नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं अभी वापस अपने सवाल पे आ जाऊँगा और इस वर्किंग को अधूरा छोड़ दूँगा, क्योंकि अभी मैंने टैक्सेबल इनकम और टैक्स वर्कआउट नहीं किया। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अभी ये पता है कि फ़ॉरेन टैक्स पेड कितना है। अभी मैंने इसके ऊपर फ़ॉरेन सोर्स इनकम मेरी जो कि है 2,50,000, इसके ऊपर पाकिस्तान का टैक्स वर्कआउट करना है और उसको फिर इससे कंपेयर करना है। सो फ़ॉरेन सोर्स इनकम पे जो कि 2,50,000 है, उस पर पाकिस्तान टैक्स अभी हम वर्कआउट नहीं कर सकते। सो वी विल लीव दिस वर्किंग जस्ट हियर। और सवाल का जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक दफ़ा इंश्योर कर लें, मेक श्योर कर लें कि आपने कोई चीज़ मिस ना कर दी हो। सो वंस यू आर श्योर ऑफ इट, तो एक खूबसूरत सा वर्किंग बनाएं। ये आपकी फ़ाइनल वर्किंग होती है जिसमें आप सारे हेड्स ऑफ इनकम लिखते हैं और अपनी टैक्स कैलकुलेशन को समराइज़ करते हैं। और एक एक करके अब हम अपनी वर्किंग्स को फाइनल करना शुरू करते हैं। सैलरी के वर्किंग का टोटल कर लें जी। और वी हैव द टैक्सेबल सैलरी ऑफ 8,603,500, और इसको मेंशन कर लेते हैं, साथ में वर्किंग का रेफरेंस भी डाल देंगे आप। दूसरी जो वर्किंग थी दैट इज़ फॉर कैपिटल गेंस, जो कि 50,000 का लॉस हमें दिखा रहा है। ये कैरी फॉरवर्ड होगा और ये इस साल की इनकम्स के अंदर एडजस्ट नहीं हो सकता। थर्ड वर्किंग इज़ फॉर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो कि 4.5 लाख रुपए बनते हैं। वर्किंग का रेफरेंस दे दें, वर्किंग नंबर 3, और 4.5 लाख रुपए अपनी इस हेड ऑफ इनकम को यहाँ पे मेंशन कर लें। अब हम इजीली टैक्सेबल इनकम वर्कआउट कर सकते हैं इन फिगर्स को ऐड करके। और अब आपको रेट ऑफ टैक्स फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ टैक्स फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है जी? वो बहुत ही अच्छा तरीका होता है और बहुत ही आसान तरीका होता है। आपको रेट ऑफ टैक्सेस एग्ज़ाम में गिवन होते हैं। आपने सिंपली उस रेट ऑफ टैक्सेस में ये फ़ैसला करना होता है कि जिसका मैं टैक्स अब वर्कआउट करने लगा हूँ वो सैलरीड पर्सन है या नॉन सैलरीड। तो जो टैक्सेबल इनकम आई उसका 75% बनाएं और फाइंड आउट करें कि कितनी अमाउंट आती है। सो ये टास्क मैं अगर आपको दे दूं कि आप 9 0 53, अभी करो ज़रा, अभी करो, 9 0 53
500, इसका 75% फाइंड आउट करो, तो ये बनता है 6.7 मिलियन। आपकी जो सैलरी के हेड ऑफ इनकम में आमदनी है वो ज़्यादा है 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम से, तो मैं इसको बोलूँगा ये सैलरीड पर्सन है। तो जब सैलरीड पर्सन का फैसला हो गया, तो अब अ, इसमें ये थी ना 9,053,500, सो इसका 75% बनाया, वो बना 6.7 मिलियन। तो सैलरी के हेड ऑफ इनकम में अमाउंट ज़्यादा है, तो मैंने ये फैसला किया कि ये अब क्या है, ये सैलरीड पर्सन है। तो अगर ये सैलरीड पर्सन है, तो अब मैं सैलरीड पर्सन के टैक्स रेट्स देखता हूँ। तो जो मेरा स्लैब बनेगा दैट विल बी 6 स्लैब, क्योंकि 6 से 12 मिलियन इस कैटेगरी में आता है, तो मुझे ये वाला स्लैब अप्लाई करना है। सो विल जस्ट अप्लाई दिस 6 स्लैब ऑन दिस इनकम, पूरी इनकम पे लगाएंगे, 6 स्लैब अप्लाई करेंगे और टैक्स इम्पोज वर्कआउट कर लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको टैक्स स्लैब गिवन हो तो आप टैक्स इम्पोज वर्कआउट कर सकते हैं। अब अगली फिगर जो आपको वर्कआउट करना है दैट इज़ ऑफ टैक्स क्रेडिट्स। टैक्स क्रेडिट्स वर्कआउट करना अब आपके लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास दोनों चीज़ें आ गई, आपके पास टैक्सेबल इनकम भी आ गई और आपके पास टैक्स भी आ गया। सो यहाँ से ये जो इनकम है इसमें वो 2.5 लाख शामिल है, यस। 4.5 लाख में ये 2.5 लाख शामिल था, फॉरेन सोर्स इनकम इसी को मिला के 4.5 बना था, और वही 4.5 अब यहाँ पड़ा है। इसका मतलब ये जो इनकम की फिगर है इसमें वो फॉरेन सोर्स इनकम शामिल है। तो हम यहाँ से एवरेज रेट निकाल सकते हैं। ये जो टैक्स का फिगर है इसको डिवाइड कर दें इनकम का फिगर से। सो यही किया हमने, ये टैक्स का फिगर है, इसको इनकम के फिगर से डिवाइड किया, तो एवरेज रेट आया, मल्टीप्लाई किया इसको फॉरेन सोर्स इनकम से, तो ये बना पाकिस्तान टैक्स। सो ये पाकिस्तान टैक्स वर्कआउट हो गया, जो कि 55,000 बनता है। फॉरेन टैक्स 56,000 बनता था, तो जो कम अमाउंट है दैट विल बिकम माई टैक्स क्रेडिट। सो 55,155 विल बी माई टैक्स क्रेडिट। यहाँ से अब टैक्स पेबल वर्कआउट करना कोई बड़ा इशू नहीं है, ये जो फिगर दी हुई है इसमें से टैक्स क्रेडिट्स माइनस कर दें, और विद होल्डिंग टैक्सेस आपको सवाल में स्ट्रेट वे गिवन थे, जो मैंने आपसे कहा था फिगर नोट करके रखें 1.4 मिलियन, ये आप माइनस कर देंगे, तो यू विल गेट टू द टैक्स डिमांड ऑफ 5,42,233। ओके जनाब, सो यू हैव डन इट वेरी वेल। यहाँ तक अब आपका कोई अगर सवाल होगा तो उसको फिर हम कमेंट्स में आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।